हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम जो प्रोबेबिलिटी है उसका एकदम जो बेसिक है ना, उसको हर एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी मान लो क्योंकि कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो मैं हर एक चीज़ समझाने की जो बेसिक चीज़ें ना वो एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो जो कार्ड सिस्टम है वो भी समझाऊँगा, और जो डाइस वाले जो केसेस होते हैं, दो डाइस के या फिर एक डाइस का या फिर एक कॉइन एक डाइस का, कॉइन्स के, है ना, वो सारे केसेस। और उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में और किन चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो सब भी आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी जो है वो बाकी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ये एक एलजेब्रा का टॉपिक है। तो जैसे पीएनसी है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वैसे ये टॉपिक है, मतलब सबसे अलग। और अगर इसके अंदर बेसिक नहीं समझ गए ना, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है ना वो नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बहुत आसान आसान तो क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन बहुत और भी अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो जो बच्चे क्लास 11 में है या फिर क्लास 10 में है, उसके लिए मैंने एज इट इज़ ऐसा ही वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर दी क्लास 11 के हिसाब से। तो क्लास 11 के, क्लास 12 के जो जेईई की तैयारी करते हैं, उन सब वो सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो आगे के थ्योरी पार्ट्स आएंगे आप वो भी एक बार देख सकते हो। तो फिर हम बीच बीच में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लास 11 और 12 में जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, वो होती है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी को सेट से समझाने की कोशिश की है, वेन डायग्राम वगैरह और उन सब से ना। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक बेसिक डेफिनेशन सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इवेंट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। खैर, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला सब जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं रिजल्ट्स। ये रिजल्ट किसका होता है? तो उसके लिए हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट तो होता ही है। उसमें से कोई खास टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है ये? एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ टू और मोर वेल डिफाइंड आउटकम्स बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट आउटकम इन एडवांस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स, मतलब रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हाँ, हम जब भी एक ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हमें नहीं पता होगा कि नेक्स्ट आउटकम क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फेयर कॉइन, फेयर मतलब जो मतलब सही हो, जो बाइस्ड ना हो, ठीक है। मतलब कुछ भी उछालोगे तो हेड या टेल आने के दोनों के ही चांसेस हो, उसको बोलते हैं फेयर कॉइन, जो एकदम सही हो, है ना। फेयर मतलब सही। तो टॉसिंग है फेयर कॉइन, एक कॉइन को उछालेंगे, हमें पता है कि हेड या टेल में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। लेकिन हम जब नेक्स्ट टाइम उछालेंगे तब हम ये पता नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही है थ्रोइंग ए फेयर डाई। डाई मतलब वो जो ना पासा, पासा आप जानते हो, लूडो खेलते हो तो पासा आता है ना उसमें, तो वही बात है। तो उसको जब उछालते हैं तो कुछ भी आ सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट कौन है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे बारिश होना एक एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्योंकि बारिश होना तो हो सकता है कि एक बूंद गिरे उसको भी आप बारिश बोल दो, हो सकता है कि थोड़ी सी बारिश हो उसको भी आप बारिश अच्छे से ना बोलो ना, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है क्राइटेरिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर टू और मोर का जिक्र किया गया है। जैसे एक कॉइन है, जैसे यहाँ पे तो फेयर कॉइन की बात की गई है, अब मैं अनफेयर कॉइन की बात करता हूँ, जो गलत सिक्का है ना उसकी बात करता हूँ। मान लो कोई सिक्का है, उसके दोनों तरफ हेड ही लिखा है, एच एच। तब आप उसको उछालोगे तो क्या दो आउटकम आ पाएंगे? क्या उसमें नहीं आ पाएंगे ना, ओनली हेड ही आएगा, एक ही आउटकम आएगा। जिसमें एक ही आउटकम होता है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। तो अब हम उल्टा समझ सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें दो या दो से अधिक क्या है, अपने आउटकम्स आए और हम पहले से पता ना कर सके, हम ऐसे अनुमान ना लगा सके। फिर बाद में आउटकम्स मतलब रिजल्ट। तो अब हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हम चाहते हैं, फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम हेड चाहते हैं तो वो एक आ जाएगा, मतलब सिक्के को उछाले तब, और नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। कैसे? हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में पी ऑफ ई बोल देते हैं, ठीक है। ई उस इवेंट का नाम है बस, और कुछ नहीं है। खैर, अभी इवेंट हम बहुत सारा कर रहे हैं, वो अभी देखेंगे क्या है होता है इवेंट। उससे पहले एक बार सैम्पल स्पेस जान लेते हैं। सैम्पल स्पेस देखो क्या होता है? सेट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का।
तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो भी आउटकम्स आ सकते हैं ना, आएगा तो एक ही, लेकिन कौन कौन आ सकते हैं, सारे जितने भी पॉसिबल है सबका जो सेट होता है वो क्या होता है कि सैंपल स्पेस होता है। देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिया? टॉसिंग ए डाई, एक डाई को उछाला। आप डाइस बोलते हो, वो प्लूरल होता है, डाई सिंगुलर होता है ना, एक वचन। तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस बराबर सेट है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही आपको लगाना है। उसके अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। तो डाई को टॉस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। एक कॉइन को उछालेंगे तब क्या मिलेगा हमें? हेड कोमा टेल, है ना, एच कोमा टी लिख देंगे उस केस में। ये हुआ अपना सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस पर है अपनी सारी एक्सरसाइज, जो 16.1 है ना, वो सारी सैंपल स्पेस पर है। खैर आगे आता है इवेंट। इवेंट में देखो क्या होता है, एक साधारण भाषा में अगर बोले इवेंट क्या होता है? इवेंट वो चीज़ होती है दैट वी वांट या फिर व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं वो चीज़ होती है इवेंट। अगर हम हेड चाहते हैं एक सिक्के को उछालने पर तो हेड चाहना वो इवेंट हो गया। अगर हम डाई को उछालते हैं उसमें से चाहते हैं कि तीन आए, है ना, तो तीन आना एक इवेंट हो गया। और मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे ये सैंपल स्पेस है, इसका सबसेट। तो मैंने क्या किया, ये जो तीन है ना, तीन, इसको अलग से लेके मैंने एक सबसेट बना दिया। तो उस सबसेट में क्या होगा? खाली तीन ही होगा। तो हम चाहते हैं कि तीन आए, मैथमेटिक्स की भाषा में क्या हो गया? तीन का एक सेट बन गया, ठीक है। इवेंट को हम कैपिटल ई या फिर ए बी सी, कुछ भी हो कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पर। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, टॉसिंग ए डाई, एक डाई जो होता है, एक पासा होता है, उसको उछाला। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? इसमें सभी आ जाएंगे, सैंपल स्पेस में सब आ जाते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 6 तक, है ना। वी वॉन्ट प्राइम नंबर, हम चाहते हैं कि प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो ये साधारण भाषा में हो गया, यही अपना इवेंट है। क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको क्या करना है? उसी चीज़ को इवेंट मान लेना है, ठीक है। इवेंट ऐसे कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, जो हम चाहते हैं वही इवेंट होता है। तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से, मैथ, ये तो हो गया साधारण भाषा में। अब मैथमेटिक्स की भाषा में क्या होगा? प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है ना। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 2 3 5 हो गया यहाँ पर। तो ई बराबर यहाँ पे एक सबसेट बन गया, ये सेट है, इसका सबसेट ये हो गया। और जो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, वही क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है मैथमेटिक्स की भाषा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 3 5 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी भी सीख लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी और अंदर की तरफ प्राइम, मतलब प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी। या फिर इसको अगर आपने इसको ई नाम दे दिया है तो यहाँ पे पी ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी। अगर आपने इस इवेंट को एक्स नाम दे दिया तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ वही चीज़, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो हम चाहते हैं वो कितने केस है। तो देखो प्राइम नंबर में कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए, 2 3 5, तो 3 ऊपर आ जाएगा। और नीचे की तरफ टोटल, टोटल मतलब सैंपल स्पेस वाले सारे के सारे नीचे की तरफ आ जाएंगे। 3 से कट जाएगा तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसको और इस एग्जाम्पल को लिंक करो। यहाँ पर इसका आंसर कितना आया? 0.5 आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? 0.5। तो कुछ भी कर लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि यार जो फेवरेबल केसेस है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 1 से छोटी ही रहती है या फिर उसके बराबर, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। 1 से ज़्यादा होने के लिए ऊपर वाले आउटकम्स को नीचे वाले आउटकम से ज़्यादा होना पड़ेगा, जो कि कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो आएंगे टोटल और ऊपर आएंगे कुछ स्पेशल जो कि हम चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हम इम्पॉसिबल चीज़ चाह लें, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ चाह लें और वो कभी हो ही ना, मतलब उस केस में ये फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 0, कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही चलती रहती है। प्रोबेबिलिटी का 0 होने का मतलब है इम्पॉसिबल, ये जो ई है ना, ई, वो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं। प्रोबेबिलिटी का 1 होने का क्या मतलब है कि मतलब होगा ही होगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये 1 का क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा, और 0 का तो 0 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी बोलें तो 0 से 1 के बीच में चलती है। हम साधारण भाषा में बोले प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी या फिर चांसेज, हाँ चांसेज सबसे बढ़िया वर्ड है। तो चांसेज क्या होंगे? 0 से लेके 100%, ठीक है। जैसे कोई बोले कि भाई
भाई तुम्हारे पास होने के चांसेज है 60%, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.6% को या फिर चांसेस को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। चांसेस जाते हैं अपने 0 से 100% के बीच में और प्रोबेबिलिटी जाती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1 मतलब फुल, 0 मतलब नील। तो अब हम यहाँ पर कुछ खास जो कि स्पेशल अपने पास में सैम्पल स्पेसेस है ना, सैम्पल स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी है। सैम्पल स्पेस समझोगे तो क्वेश्चन की काफ़ी सारी जो हम इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में ये चल रहा है। तो देखो सबसे पहले आते हैं टॉसिंग ए फेयर कॉइन। अगर एक कॉइन आता है तब क्या होगा, सैम्पल स्पेस मतलब एस बराबर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो एच कोमा टी मैंने लगा दिया, ये क्या हो गया सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, जिसको हम एन एस, ये सेट का तरीका है लिखने का। एन लगाना मतलब उसके एस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये सेट है ना जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वैसे है ये। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दो कौन से हैं, ये एच और टी है ना, एच और टी ये दो लोग हो गए। अगर हम दो कॉइन्स को उछालेंगे या फिर एक कॉइन को ही 2 बार उछालेंगे, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, तब क्या होगा, जब फर्स्ट कॉइन को उछालेंगे तो एच या टी कुछ भी आ सकता है, सेकंड कॉइन में भी एच या टी कुछ भी आ सकता है। दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप एच एच लिख के इनके बीच में कोमा लगाओ, नहीं, आपको एक बार इसको लिखना है, फिर बाद में कोमा लगेगा, फिर इसको और इसको लिखना है, फिर बाद में कोमा लगेगा, मतलब 2 बार आपको चीज़ें लिखनी है फिर कोमा लगानी है, ठीक है। तो देखो इस पे हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए। अब ये समझेंगे कि बच्चे यार अगर ये दोनों कॉइन सेम से ही हैं तो सेम से नहीं है दोस्तों ना, ये क्या है, ये अलग अलग समझ लो कि ये 1 रुपये का सिक्का है और ये 5 रुपये का सिक्का है। तो आप किसी भी साइड को हेड या टेल उनमें मान सकते हो, दोनों सिक्कों में। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको उछालोगे तो हेड आ सकता है, उसको उछालो तो हेड आ सकता है, फिर बाद में इसका हेड या उसका टेल भी तो आ सकता है, या फिर इसका टेल उसका हेड आ सकता है, और दोनों का टेल टेल भी आ सकता है। तो इस प्रकार कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 कॉइन्स को उछालें तो क्या होगा, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार उछालें, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, तब मैंने ऐसे 3 सिक्के बना लिए। यहाँ पर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इनमें एक सिक्के की संभावनाएं हैं, लेकिन अब हमें तीनों कॉइन्स एक साथ उछालने, तब क्या होगा, इन सब का एच 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 आ सकता है, तो मैंने पहले हेड 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 ले लिया, फिर किसी एक सिक्के को मैंने उलट दिया तो यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। एक जगह मैंने समझो कि लास्ट वाला उलट दिया, या फिर लास्ट वाला उल्टा पड़ गया तो एच एच टी आ गया। हो सकता है बीच वाला उल्टा पड़ जाए तो एच टी एच आ जाएगा, हो सकता है पहला वाला ही उल्टा पड़ जाए, तो पहले मैंने एक जगह टी रखा, ऐसा बना लिया। अब मैं 2 जगह टी ले लूँगा तो क्या होगा, मैंने सेकंड और थर्ड वाले को उल्टा पटका तो एच टी टी आ जाएगा। अब ये जो हेड है ये सीधा पड़ा था, अब ये दूसरे वाली जगह आ जाएगा टी एच टी, अब ये तीसरी जगह आ जाएगा टी टी एच, और लास्ट में तीनों ही अगर उल्टे पड़े हों तो टी 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 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में आप इनको काउंट करोगे तो एन एस मतलब सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स है। इसको देखो, ये 8 निकालने का आसान तरीका क्या है, इसके कितने केस है 2, इसके कितने केस है 2, इसके कितने केस है 2। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा, जब हमें सभी चीज़ों को मतलब कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए सभी चीज़ों को, तब हम उनके आउटकम्स को या फिर उनके जो नंबर ऑफ वेज है ना, तरीकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब। यहाँ पे 2 सिक्के थे तो 2 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे एक ही सिक्का था तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 सिक्के तो 2 की पावर 3। अब ऐसे ही अगर 4 सिक्के आ जाएंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4, 16 केस बन जाएंगे। अगर n सिक्के आ जाएंगे तो 2 की पावर n कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n ही हो जाएंगे, और तो क्या होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रोलिंग ए डाई। एक डाई मतलब जो पासा होता है ना, उसको हमें थ्रो करना है। इसमें टॉस नहीं बोलते हम, इस बोलते हैं रोल या फिर थ्रो, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ ये वाला, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम कंसीडर करते हैं। ऊपर की तरफ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो एन एस, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 6 हो गए। तो ये तो आसान था। अब आते हैं इस पर, रोल 2 डाइस, 2 डाइस को अगर रोल करना है तो इसमें क्या, या फिर ऐसे बोल दो रोल ए डाइस ए डाई ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाल दो, तब ऐसे ऐसे केस बन सकता है। खैर हम इसी को समझ लेते हैं, 2 डाई है अपने पास में, इसको उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, इसको उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हमें दोनों को कंसिडर करना है, मतलब इसकी रीडिंग भी और उसकी रीडिंग भी मैटर करेगी। समझ लो कि ये लाल कलर में है, रेड कलर में, और ये समझो कि वाइट कलर में। तो अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा ना, लाल वाले पे 1 आ जाए, वाइट वाले पे 1 आ जाए, है ना, या फिर लाल वाले पे 1 आ जाए और वाइट वाले पे 2 आ जाए। तो ऐसे कितने सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो 1 1 1 2, ये पहले वाले पासे पर मैंने 1 ले लिया, ये 1,
तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे बहुत सारे 6 बन जाएंगे ऐसे। फिर पहले वाले पासे पर मैंने 2 ले लिया 2, तो 2 के साथ फिर 1 2 3 ऐसे इसके भी 6 बन जाएंगे। फिर पहले वाले पासे पे 3 ले लिया तो इसके भी 6 बन जाएंगे। फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे हर एक चीज़ के 6 बन जाएंगे। तो टोटल 6/6 का एक स्क्वायर बन गया। मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे उसके अंदर, 36 हो गए उसके अंदर। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लग रहा है। एक ही है तो 6 की पावर 1, 2 हो गए तो 6 का स्क्वायर हो गया। ऐसे अगर n डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे या रोल करेंगे तब कितने हो जाएंगे, 6 की पावर n हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखते हैं हम, टॉस ए कॉइन एंड रोल ए डाई। एक तो कॉइन को उछालो और दूसरा एक डाई को उछालो, ठीक है। तो इसके कितने केस है, 2। इसके कितने केस है, 6। तो यहाँ पे 2 × 6 मतलब कितना आंसर आने वाला है, 12 आंसर आने वाला है। देखो कैसे, हेड के साथ में इसका हेड आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 है, तो हेड के साथ में 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, H1 H2 H3 ऐसे। और टेल के साथ में भी 6 बन जाएंगे, तो T1 T2 T3 ऐसे। तो ये भी 6 ये भी 6, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वरना केसेस भी आप बना सकते हो। अब ये सब होने के बाद में अब हम आते हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, वो थोड़ा मतलब पहले से एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चीज़ में। तो वैसे जो मतलब ताश है वो खेलना मतलब अच्छी बात भी नहीं मानते, बुरी बात भी नहीं मानते। अगर आप उसको लिमिट में या फिर बस एक गेम के तौर पे खेलो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले खेल चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जान जाओगे कि ये मैंने क्या बनाया। जो अभी तक नहीं जानते तो उनको मैं बता देता हूँ, आपको वैसे खेलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और जो 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 पैकेट होता है ना उसको हम बोलते हैं वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। इसके अंदर एक जो पैकेट होता है उसमें अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 पत्ते होते हैं। उसमें से आधे पत्ते ब्लैक होते हैं, मतलब उन पे मतलब जो भी लिखा होता है वो ब्लैक कलर में है ना, काले कलर में लिखा होता है। और आधे पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें हर एक चीज़ रेड कलर में लिखी होती है। चलो पहले ब्लैक वाले देख लेते हैं। यहाँ पर 13 पत्ते, 13 पत्ते स्पेड के होंगे, और इस पेड नहीं स्पेड, ठीक है। तो इसके 13 पत्ते होंगे, और ऐसे क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। आपको ना एक चीज़ बता, एक कमेंट में ये चीज़ बतानी है, मैंने 10th में भी पूछा था, यहाँ पर भी पूछ रहा हूँ। इसको स्पेड को, क्लब को, डायमंड को, हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में बताना, ये एक अपने लिए फन होगा। तो स्पेड में 13 पत्ते हो गए, ब्लैक में से आधे क्लब में आ गए। ऐसे रेड कार्ड जो 26 होते हैं टोटल, उसमें से भी आधे आधे फिर कर दिए हमने, डायमंड में 13, और जो हार्ट्स है वो भी 13 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो स्पेड में 13 है ना, या फिर किसी में भी जो 13 पत्ते हैं, वो किस हिसाब से होते हैं अंदर की तरफ, इसका क्या मतलब है, ये कैसे पता चलेगा कि स्पेड का है। तो उस पर डायग्राम बना होता है। जो भी कार्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर यहाँ कोई नंबर लिखा होता है, और ये जैसे डायग्राम, जैसे ये क्लब है तो क्लब का यहाँ पे ऐसे डायग्राम ऐसे बना होता है, इस टाइप से, थोड़ा ऐसे उल्टा तरफ भी बना होता है, ताकि कोई कार्ड को सीधा पकड़े या उल्टा पकड़े वो पता चल जाता है, ठीक है। तो अब इनमें कैसे कैसे क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती है। तो जैसे स्पेड की बात करूँ मैं, तो इस पर A K Q J, और यहाँ पे 2 से लेके 10 तक 1 नहीं होता, ठीक है, 1 नहीं होता। कई बार इस इक्के को ही, ये इक्का है ना, ACE, इसी को हम कई बार 1 मान लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी मानते। इनको मैंने जनरली जो प्रायोरिटी होती है उसके हिसाब से लिखा है। जिसको ऊपर लिखा है मतलब वो उसकी रैंक हायर है ना, हायर रैंक का है, वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे जो A है मतलब इक्का, इनको इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है ACE। के मतलब किंग, Q मतलब क्वीन, और J मतलब जैक, ठीक है। ऐसा इन सब के अंदर होगा। तो एस मतलब इक्का, ये सबसे हायर प्रायोरिटी पर, फिर किंग, क्वीन, जेक मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम, ये होते हैं। उसके बाद में अपने नंबर कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स में बस नंबर लिखा होता है, तो 10 9 8 फिर ऐसे करते करते 2 तक, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पे कैसे कैसे हम अपने प्रोबेबिलिटी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो किंग, क्वीन, जेक होता है, इनके जो आप पत्ते देखोगे या फिर इनके जो कार्ड्स देखोगे ना, इन पे डायग्राम बना होता है। मतलब किंग में किंग जैसा डायग्राम होता है, क्वीन में क्वीन जैसा डायग्राम होता है, जेक में जेक जैसा डायग्राम होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, डायग्राम होता है। इनमें आप अलग अलग, इनका तीनों का डायग्राम अलग अलग होता है। तो इनको क्योंकि इन पर डायग्राम बना होता है, तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, फेस कार्ड्स। इन पे फेस मतलब चेहरा बना होता है इनका। तो जैसे स्पेड में 3 फेस कार्ड हो गए, ऐसे ही क्लब में भी 3 फेस कार्ड हो गए, डायमंड में भी 3, और इसमें हार्ट में भी 3 हो गए। तो अगर हम ऐसे
इनको इनको कंसिडर ना करें। ऐसे बताओ टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए अपने पास में, 3 4 जा 12 हो गए। ठीक है, तो टोटल जो 52 कार्ड्स है उसमें से 12 कार्ड्स कौन से हैं, फेस कार्ड्स होंगे। अगर हम इस इक्के को भी इनके साथ में ले लें, है ना, इन नंबर्स को छोड़ दो, इसको इन चारों को अगर हम ले लें तो इनकी देखो प्रायोरिटी ऑब्वियसली सबसे टॉप की प्रायोरिटी है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, ओनर कार्ड्स बोलते हैं इनको ना, ओनर कार्ड्स मतलब ओनर मतलब ज़्यादा इनको महत्व दिया जाता है, ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट है। तो ओनर कार्ड्स कितने हो गए, एक यहाँ पे देखोगे आप इसके अंदर 4 ओनर कार्ड है, ऐसे इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, तो टोटल 16 ओनर कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से 16 ओनर कार्ड्स होते हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ये बच गए, तो इनको हम इनका कोई खास नाम नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स कितने हो गए, देखो एक यहाँ से 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड हो गए इसके अंदर, तो 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो टोटल 9 4 जा 36 नंबर कार्ड्स यहाँ पर होते हैं। अब और कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कलर की बात करें तो कलर कितने होते हैं, यहाँ पे 2 कलर्स होते हैं अपने पास में, ब्लैक और रेड। ठीक है, इनमें 26 अंदर की तरफ कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सूट। तो कितने सूट हो गए अपने पास में, टोटल 4 सूट हो गए। ठीक है, एक सूट मतलब 13 कार्ड्स, 2 सूट मतलब 26 कार्ड हो जाएंगे, 26। अगर 3 सूट्स की बात करें, इसकी तो 39 हो जाएंगे। अगर चारों सूट ही ले लें तो फिर टोटल 52 कार्ड्स हमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होती है, यहाँ पर ऐसी प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर अब क्वेश्चन घुमा घुमा के बनते रहते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर कि भाई रेड ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, रेड ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो आप ये देखो, पहले तो रेड में जाओ, फिर उसमें ओनर कार्ड कितने होते हैं, ओनर कार्ड एक सूट में 4 होते हैं, है ना, ये 4 और ये 4, तो रेड वाले ओनर कार्ड क्या हो गए, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो टोटल 8 हो गए। 8 डिवाइड बाई टोटल कितने केस है अपने पास में, 52। ठीक है, और अब जैसे ऐसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि क्लब फेस कार्ड आ जाए क्लब का, है ना, फेस कार्ड आ जाए क्लब के, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्लब के अंदर आप देखो कि फेस कार्ड कितने हैं, 3 है, तो 3 तो आ जाएंगे ऊपर की तरफ, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 3, और नीचे की तरफ आ जाएंगे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52, तो वो 3/52 ऐसे बन जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना और टेंशन मत ले लेना। इसकी जो PDF है ना वो आपको मिल जाएगी toppersplace.com पर। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आपको 11th-12th में हो तो देखो उनका सामना करना पड़ सकता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, सम अदर इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी। तो पहली चीज़ है NCR, मतलब NCR ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आया था, अगर आपको याद हो तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई r का फैक्टोरियल। और NPR में ये जो चीज़ है ना r फैक्टोरियल ये नहीं आती। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि NPR की वैल्यू ज़्यादा होती है NCR के बजाय। खैर NCR का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट करना इसके अंदर, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n लोगों में से r लोगों को चुनने के तरीके, सेलेक्ट करने के तरीके। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में भी तुम क्या करते हैं, सेलेक्ट ही तो करते हैं, कार्ड से बहुत सारे, उसमें से 2 कार्ड चाहिए, 10 कार्ड चाहिए, इस टाइप से। तो फिर क्या है NPR, तो NPR में क्या होता है, इसमें अरेंज करते हैं, मतलब सेलेक्ट करने के बाद में उनको अलग अलग तरीके से बिठाते भी हैं। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, n लोगों में से r लोगों को चुन के उनको अरेंज भी करना है, उनके लिए चेयर्स लगी है, उनको वहाँ पे बिठाना भी है। फिर बाद में एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर इसी चीज़ को रिलेट करने के लिए। ठीक है, फिर हम आज इतना ही करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, यहाँ पे R लगा दिया, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये, मेरे को बाद में याद आया। तो क्या है, ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो अपना कार्ड सिस्टम है, जो पत्ते हैं बहुत सारे, उनमें से हमें एक कार्ड निकालना है ना, कितने कार्ड निकालना, एक। तो एक कार्ड ड्रॉ करना मतलब निकालना है, निकालना मतलब हमें क्या करना है, सेलेक्ट ही तो करना है, अरेंज थोड़ी करना, उसको सेलेक्ट करना है हमें। तो 52 में से एक कार्ड सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 52C1। इसको जब आप इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 52 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैसे सिंपल भी सोच सकते थे, क्योंकि ये तो आसानी था कि एक कार्ड निकालना है तो 52 में से कोई भी एक आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल 52 एलिमेंट्स हो जाएंगे। खैर यहाँ पे NCR की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर हम
नॉर्मल सोचेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा या फिर बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इसके अंदर देखो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है अपना, ड्रॉ निकालना है 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमें यहाँ पे बोल सकते हो साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ। जो 52 पत्ते हैं उनमें से 2 कार्ड्स हमें एक साथ निकालने हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे फिर, 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करना, 52C2। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 52 फैक्टोरियल ऊपर इन दोनों का अंतर मतलब n-r का फैक्टोरियल वो आ जाएगा नीचे, तो 50 का फैक्टोरियल फिर मल्टीप्लाई बाय फिर क्या है r फैक्टोरियल, मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है ना 2 वो एज इट इज आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 52 क्या बन जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू फिर 50 फिर 49 फिर 48 ऐसे बनता चला जाएगा। उनको मैं एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा, उनको मैं शॉर्ट फॉर्म में बस 50 फैक्टोरियल में ही समेट देता हूँ। नीचे की तरफ क्या है 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल से ये कट गया। 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल तो जानते हो ना क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे 50 का फैक्टोरियल है उसका मतलब क्या है 50 से लेके 1 तक के 1 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर ये 2 इस 52 को काट देगा तो 26 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 51। जितने भी तरीके आएंगे, ठीक है, अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, जितने भी तरीके आएंगे वो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे। अब ये बहुत सारे बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिर हम ऐसे नॉर्मल करेंगे तो फिर सोल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एनसीआर की ज़रूरत पड़ती है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। अब हम आसानी से जो एक्सरसाइज है 16.1 वो तो कर सकते हैं, और आगे की अगर आपको थ्योरी देखनी है तो इसमें मैं थ्योरी से अगर कोशिश होगी तो अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें ओनली सभी चैप्टर्स की एक साथ थ्योरी जो भी कंसेप्ट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब आगे, थैंक यू वेरी मच।